हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका और आप सभी का स्वागत है फार्मेसी इंडिया में। तो देखिए, आप सभी के कहने पर हमने ये सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे जो कि हर यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज डी फार्म सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऐसे ड्रग्स जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपने अब तक फार्मेसी इंडिया की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लाइव क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यहाँ पर लाइव सेशन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आपके फ़ोन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर तुरंत के तुरंत इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये जो आपके फ़ोन में दिख रहा है इसको क्लिक करके भी आप इस फार्मेसी इंडिया की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि कोई भी जो भी क्लास चलती है आपकी, चाहे वो यूट्यूब पे चले चाहे वो ऐप पर चले, आपको कोई भी PDF चाहिए, किसी भी चीज़ का, किसी भी एग्ज़ाम का अपडेशन चाहिए, देन व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ही आपको मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से चैप्टर नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन एंड क्लासीफाई कोलिनर्जिक ड्रग्स विद एग्जाम्पल। डिफाइन करना है, क्लासीफाई करना है कोलिनर्जिक ड्रग्स को विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब है ड्रग्स, ठीक है। तो कोलिनर्जिक औषधियों को उदाहरण सहित परिभाषित एवं वर्गीकृत कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको डिफाइन का मतलब डेफिनेशन देनी होती है, क्लासीफाई का मतलब क्लासिफिकेशन देना होता है। और क्लासिफिकेशन अगर आपको नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, कैटेगरीज होती हैं, क्लासेस होती हैं, देन उसकी ड्रग्स होती हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पूछी गई है, तो कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या है। आप सिंपल सी भाषा में एक लाइन में भी आंसर दे सकते हैं। ऐसी ड्रग्स जो कि कोलिनर्जिक सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं, वो ड्रग्स हमारी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। लेकिन अगर आप और अच्छे से इसको व्याख्यान करना चाहते हैं तो द ड्रग्स दैट स्टिमुलेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऐसे ड्रग्स जो कि स्टिमुलेट करती हैं, बढ़ा देती हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। लेकिन अभी आप पूछ सकते हैं कि कोलिनर्जिक ड्रग्स, और यहाँ पर लिखा है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स या फिर पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स को हम पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से स्टिमुलेशन होने वाले ड्रग्स जो है वो हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से स्टिमुलेट होती हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो ऐसी ड्रग्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं, दैट इज नोन एज कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं इसको, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स भी बोलते हैं, कोलिनोमाइमेटिक्स भी बोलते हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट भी बोलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है एग्जाम में सिर्फ कोलिनर्जिक ड्रग्स के नाम से ही आएगा। पूछा जा सकता है कि कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स क्या हैं, डिफाइन कीजिए, क्लासिफिकेशन दीजिए। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के नाम से भी आ सकता है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के नाम से भी आ सकता है। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का मतलब होता है ऐसे ड्रग्स जो कि कोलिन, ठीक है, एसिटाइल कोलिन का एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट मतलब इसके एक्शन को स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है। तो ये ड्रग्स होती हैं हमारी कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब इसमें नेक्स्ट क्या आपको लिखना है, दीज ड्रग्स मिमिक द इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये जो ड्रग्स है कोलिनर्जिक ड्रग्स, जितनी भी ड्रग्स इसके अंदर आती हैं वो सब ड्रग्स किसको मिमिक करती हैं, एसिटाइल कोलिन को। मिमिक करने का मतलब है उसके जैसा एक्शन प्रोड्यूस करना। एसिटाइल कोलिन, अब ये जो बात हुई है कि जो जितनी भी हमारी कोलिनर्जिक ड्रग्स है वो एसिटाइल कोलिन जैसा एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। तो अब ये एसिटाइल कोलिन क्या है, तो एसिटाइल कोलिन हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि कहाँ से रिलीज हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं, ये या फिर कह सकते हो ये पूरे जो जितने भी हमने अब तक ये सेंटेंसेस पढ़े हैं, जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, ये सब मिला के कोलिनर्जिक ड्रग्स की डेफिनेशन को बताती है। क्लियर है। तो ये बात हो गई कोलिनर्जिक ड्रग्स की। अब क्या पूछा था, पहला डिफाइन पूछा था एंड दूसरा इसी के में पार्ट क्या था, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स या फिर कह सकते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक या फिर कोलिनोमाइमेटिक, एक ही बात है। तो यहाँ पर फर्स्ट है डायरेक्ट एक्टिंग। ऐसी ड्रग्स जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम PNS को डायरेक्ट एक्ट करती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने कहा ना कैटेगरी है, उसकी सब कैटेगरी है। तो कैटेगरी हो गई डायरेक्ट एक्टिंग,
सब कैटेगरी हो गई कोलिनोमाइमेटिक एल्केलॉइड्स, ऐसी ड्रग्स जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं और वो किस फॉर्म में है, एल्केलॉइड फॉर्म में। दैट इज, एग्जाम्पल की बात करें, पिलोकार्पिन, मस्कैरिन, एरेकोलिन एंड निकोटीन। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं। और इन केस अगर एग्जाम में पूछा जाता है कोलिनोमाइमेटिक एल्केलॉइड्स और आपको याद नहीं है, मान लो आपको एक आधी ड्रग याद नहीं है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, शॉर्ट बना सकते हो, PAN, पैन। ठीक है, पैन, P से पिलोकार्पिन, A से एरेकोलिन और N से निकोटीन। ठीक है, तो पैन कार्ड होता है ना, बस पेन से आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्टिंग में सब क्लास, क्या है, एस्टर ऑफ कोलिन, कोलिन के एस्टर्स। जैसे कि ड्रग की बात की जाए तो एसिटाइल कोलिन है, कार्बाकोल है, मीथाकोलिन है एंड बिथेनिकॉल है। ठीक है, तो ये ड्रग्स है किसके अंदर, एस्टर्स ऑफ कोलिन के अंदर। तो आपको ये एज इट इज ऐसे ही याद करनी है, कम से कम एग्जाम में 2 से 3 ड्रग तो लिखनी ही होती हैं। ठीक है, किसी में अगर एक है तो आप एक ही लिखेंगे, किसी में अगर 5-6 हैं तो आपको कम से कम 2-3 ड्रग एग्जाम्पल में लिखना ही लिखना है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारी ड्रग्स याद होना जरूरी, क्योंकि हमें नहीं पता MCQ में क्या पूछ ले। ठीक है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से 2 या 3 ड्रग्स इनफ है। तो चलिए, अब फर्स्ट हो गया हमारा डायरेक्ट एक्टिंग। ठीक है, एंड सेकेंड है हमारा इनडायरेक्ट एक्टिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी कोलिनेस्टेरेज, या फिर कह सकते हैं कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर। ठीक है, कोलिनेस्टेरेज क्या है, ये हमारा एंजाइम है। तो इसमें भी 2 कैटेगरी हैं, सब कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के अंदर की बात की जाए तो फाइसोस्टिगमीन है, नियोस्टिगमीन है, पायरिडोस्टिगमीन है, एड्रोफोनियम है। क्लियर। वहीं इरिवर्सिबल की बात की जाए तो ऑर्गेनोफॉस्फेट है, पैराथायोन है एंड डाइफ्लॉस है। तो ये ड्रग्स हैं जो कि इरिवर्सिबल के अंदर है। ठीक है, चलिए, ये बात हो गई हमारे क्लासिफिकेशन की। अब सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑब्लिक कोलिनर्जिक ड्रग्स। पूछा गया है कि क्या पूछा है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। हमें क्या बताना है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताने किसके, एसिटाइल कोलिन के। एसिटाइल कोलिन अभी जस्ट हमने पहले क्वेश्चन में देखा, तो एसिटाइल कोलिन क्या एक न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन इसका क्या पूछा गया है, इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछे गए हैं, या फिर कोलिनर्जिक ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछे गए हैं। तो एसिटाइल कोलिन कोलिनर्जिक दवाओं की औषधीय क्रियाओं का वर्णन करें। तो आंसर किस तरीके से लिखना होगा, सबसे पहले तो आपको एसिटाइल कोलिन के बारे में ही लिखना है कि एसिटाइल कोलिन क्या है, ये हमारे एक एस्टर्स हैं, कोलिन एस्टर्स हैं, जिनके साथ क्या लगा होता है एसिटिक एसिड लगा होता है। ठीक है, और इसके जो एक्शन है वो 2 टाइप से प्रोड्यूस होते हैं, ध्यान रखना। या फिर अगर आपको ये याद नहीं भी रह रहा है एग्जाम में, याद करने की कोशिश करना, लेकिन हाँ, इसके 2 एक्शन है, ये तो मस्ट है, मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात की जाए, एस्टर कोलिन है, एसिटिक एसिड इसके साथ लगा होता है, और ये 2 एक्शन है इसके, मस्कैरिनिक एक्शन एंड निकोटिनिक एक्शन। तो अगर एसिटाइल कोलिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात कर रही है और मस्कैरिनिक एक्शन की बात हो रही है, तो बाय स्टिमुलेशन ऑफ मस्कैरिनिक रिसेप्टर, जो एसिटाइल कोलिन है वो अगर मस्कैरिनिक एक्शन प्रोड्यूस करेगा तो मस्कैरिनिक रिसेप्टर को बाइंड करेगा या फिर उसको स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, वहीं अगर एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक एक्शन के साथ बाइंड करता है तो ये निकोटिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, जो कि किसके जैसे सिमिलर है, निकोटीन एल्कलॉइड की तरह, जैसे कि टोबैको है। और वहीं अगर मस्कैरिनिक रिसेप्टर की बात की जाए तो एसिटाइल कोलिन अगर मस्कैरिनिक रिसेप्टर को बाइंड करेगा तो इसके एक्शन हमें सेम दिखते हैं, मशरूम एल्कलॉइड की तरह। क्लियर है, तो ये इसके क्या है, 2 टाइप के एक्शन प्रोड्यूस करता है, मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक। अब बात करते हैं, क्योंकि क्या पूछा गया था, फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछा गया था, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन 2 टाइप के हैं, मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक। अब हम बात करते हैं मस्कैरिनिक एक्शन की, मस्कैरिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन का मतलब है कि कोई भी जो ड्रग है जो भी हमारी बॉडी के अंदर जा रही है वो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स पे क्या अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है। तो फर्स्ट है ऑन हार्ट, हार्ट पे क्या रिस्पॉन्स आएगा एसिटाइल कोलिन का। ठीक है, तो जो एसिटाइल कोलिन है अगर वो हार्ट पे जाके बाइंड करती है, मस्कैरिनिक एक्शन प्रोड्यूस करती है, तो एसिटाइल कोलिन डिप्रेस करता है एसए नोड को। ठीक है, हार्ट में हमारा एसए नोड होता है, तो एसए नोड की जो एक्टिविटी है उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, रिड्यूस करता है, और हार्ट रेट को भी रिड्यूस करेगा। ठीक है,
में कार्डियक अरेस्ट कॉज करेगा। और क्या करेगा? कार्डियक अरेस्ट जैसी कंडीशन कॉज करेगा। ये एसिटाइल कोलिन के मस्कुलर एक्शन ऑन हार्ट है। ठीक है। दूसरी बात, जो एसिटाइल कोलिन है वो क्या करेगा? कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को रिड्यूस करता है। कार्डियक जो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं उसको भी रिड्यूस करते हैं। ऑटोमेटिसिटी को भी रिड्यूस करते हैं। जो ऑटोमेटिक काम कर रहा है ना, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, देन रिलैक्सेशन कर रहा है, इस ऑटोमेटिसिटी को भी रिड्यूस करते हैं एसिटाइल कोलिन। रिदमिसिटी को भी रिड्यूस करते हैं। रिदम, एक रिदम है, लब डब लब डब लब डब, वो जो एक सीक्वेंस है, एक रिदमिसिटी बन रही है हमारे हार्ट की, उसकी भी रिदमिसिटी को उसको भी डिस्टर्ब करता है। कंडक्शन होता है हमारे हार्ट में, उसको भी एसिटाइल कोलिन उसके भी एक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है। अब बात करते हैं ऑन ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स पे इसका क्या रेस्पॉन्स है? तो देखिए, जो एसिटाइल कोलिन है वो ब्लड वेसल्स को क्या करता है? ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। डायलेट करने का मतलब उसको ब्रॉड कर देता है। ठीक है। साइज अगर ये है तो इसको ब्रॉड कर देता है, उसको और ज़्यादा ब्रॉड कर देता है। ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और क्या करता है? डिक्रीज करता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस को। तो जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है उसको भी डिक्रीज करता है। ठीक है। आउटपुट क्या मिलता है? हमें हाइपोटेंशन मिलता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स क्या हो गई? रिलैक्स हो गई हैं, जो डायलेट हो गई हैं। तो जब ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, देन जो ब्लड प्रेशर लग रहा है ब्लड वेसल्स के थ्रू, वो क्या होगा? वो प्रेशर कम हो जाएगा। तो बीपी यहाँ पर कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड, स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी। तो स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी पे इसका क्या रिस्पॉन्स होगा? जो एसिटाइल कोलिन है वो रिदमिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है स्मूथ मसल ऑफ जीआईटी। कहने का मतलब जो हमारे गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें जो स्मूथ मसल्स हैं, उसके स्मूथ मसल्स को ये क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा, उसके एक्टिविटी को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है। तो हमारे जो जीआईटी का ट्रैक का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एसिटाइल कोलिन की वजह से। और एसिटाइल कोलिन क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा स्मूथ मसल को। किसके? गॉल ब्लैडर को और यूरिनरी ब्लैडर की बात की जा रही है। जो यूरिनरी ब्लैडर है, जो गॉल ब्लैडर है, उसमें उसकी स्मूथ मसल्स को एसिटाइल कोलिन क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बात हो गई ब्लड वेसल्स की एंड स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी एंड यूरिनरी ब्लैडर या फिर गॉल ब्लैडर की बात हो रही है। अब बात करते हैं कि अगर एसिटाइल कोलिन सिक्रीशन पे इसका क्या एक्शन आएगा। तो जो एसिटाइल कोलिन है वो जितने भी हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशन है उनको बढ़ा देगा। ठीक है। जितने भी एंजाइम्स हैं गैस्ट्रिक के थ्रू जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको सबको बढ़ा देगा। इंटेस्टाइनल सिक्रीशन बढ़ जाएंगे, ब्रोंकियल सलाइवरी सिक्रीशन बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा लार ग्रंथियाँ एक्टिवेट हो जाएंगी, लैक्रिमल सिक्रीशन बढ़ जाएगा, जो आंसुओं का आना है, आंख से पानी आना है, ये भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और एसिटाइल कोलिन स्वेटिंग को भी बढ़ा देता है। तो जो ग्लैंड्स का सिक्रीशन है एसिटाइल कोलिन उन ग्लैंड के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। अब बात करते हैं ऑन आई। आंखों में इसका क्या हमें रिस्पॉन्स दिखता है एसिटाइल कोलिन का? तो जो एसिटाइल कोलिन है वो प्रोड्यूस करता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। कहने का मतलब शॉर्ट में अगर कहा जाए तो मायोसिस बोलते हैं। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल मतलब अगर आप धूप में जाते हैं तो धूप में जाने के बाद हम क्या आंखें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं? कभी भी अगर आप सूरज को देखने की कोशिश करेंगे तो हमारी आंखें कैसी हो जाएंगी? छोटी छोटी हो जाएंगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है? जो हमारी आंखों का प्यूपिल का साइज है वो क्या हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। उस कंडीशन को बोलते हैं मायोसिस। और आई पे एसिटाइल कोलिन सेम रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। हमारी आंखें कैसी हो जाती है? छोटी छोटी हो जाती हैं। ठीक है। अब ये तो बात हो गई किसकी? मस्कैरेनिक एक्शन की। अब बात करते हैं निकोटिनिक एक्शन की, कि अगर एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर को बाइंड करेगा तो इसके क्या एक्शन आएंगे। तो चलिए देखते हैं। एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूसेस निकोटिनिक एक्शन ऑन ऑटोनोमिक गैंग्लिया। जो हमारे ऑटोनोमिक गैंग्लिया है वहाँ पर इनका एक्शन दिखता है एसिटाइल कोलिन का निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे। ठीक है। एडिनल मेडुला पे इसका रिस्पॉन्स दिखता है। मोटर एंड प्लेट पे इसका जो स्केलेटल मसल्स के मोटर एंड प्लेट है वहाँ पर इसका रिस्पॉन्स दिखता है। तो देखिए एसिटाइल कोलिन जो है वो एडिनल मेडुला को स्टिमुलेट करता है और एडिनल मेडुला रिलीज करता है किसको? एडिनलिन को एंड नॉर एडिनलिन को। तो एसिटाइल कोलिन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है एडिनल मेडुला को, जिसकी वजह से एडिनलिन एंड नॉर एडिनलिन का सिक्रीशन या रिलीज बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो एसिटाइल कोलिन है वो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं स्केलेटल मसल्स में। ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। स्केलेटल मसल्स में क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा अगर एसिटाइल कोलिन
निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है और स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल्स को क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये बात होगी हमारे सेकंड क्वेश्चन की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। हमें बताना है फार्माकोलॉजिकल एक्शन किसके, कोलिनर्जिक ड्रग्स के। अब क्या पूछा है, सेम क्वेश्चन पूछा है लेकिन कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पूछा है। वहाँ पर पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के बारे में पूछा था। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कोलिनर्जिक औषधियों की औषधीय क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात की जाए तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जैसे कि मैंने बताया कि हार्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, हार्ट रेट क्या है, कम हो जाएगा हार्ट रेट। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसमें क्या हो जाएगा, हार्ट पे कम लगेगा। एवी कंडक्शन का जो रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन हार्ट में बाइंड करते हैं कौन से रिसेप्टर्स पे, M2। जो मस्कैरिनिक होते हैं वो भी अपने आगे फर्दर रिसेप्टर्स होते हैं, M1, M2, M3, M4, M5। इसी तरीके से जो एसिटाइल कोलिन है वो हार्ट पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगा M2 रिसेप्टर के साथ बाइंड होके और हार्ट रेट को, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, एवी कंडक्शन को रिड्यूस करेगा। ठीक है, और अगर एसिटाइल कोलिन हमारे ब्लड वेसल्स पे M3 रिसेप्टर्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स पे, तो ये क्या करेगा, रिलीज करेगा किसको, नाइट्रिक ऑक्साइड को। ठीक है, जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन कॉज होगा, ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा, हाइपोटेंशन कॉज होगा। तो ये बात हो गई हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। अब बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे क्या होगा, जो टोन है हमारे पेट की, जो हमारे गट की मोटिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने अभी एक स्लाइड पहले देखा कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाएगा। तो सेम वही चीज़ है, चाहे कोलिनर्जिक ड्रग्स की बात की जाए, चाहे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स की बात की जाए। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की बात हो रही है तो मोटिलिटी रेट, टोन, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाएगा, गैस्ट्रिक जूसेस का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और इट ऑल्सो एड्स इन द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव कंटेंट। और जो भी हमारे पेट में डाइजेशन के लिए पेट में ऑलरेडी अवेलेबल कंटेंट है, ठीक है, उसका उसका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, चलिए ओके, क्वेश्चन अब है थर्ड पॉइंट, स्केलेटल मसल्स पे। तो जिन पेशेंट को, इन पेशेंट विद मायस्थीनिया ग्रेविस, जिन पेशेंट को मायस्थीनिया ग्रेविस है, ठीक है, उनमें एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, स्केलेटल मसल की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। स्केलेटल मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, स्केलेटल मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स पे क्या होगा, फटीग होगा एट द एंड। इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा कि एक एक पैर रखना बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। और ये सब क्यों हो रहा है, दिस इज बिकॉज, ये क्यों हो रहा है, ऑफ इट्स एंटीकोलिनेस्टेरेज प्रॉपर्टीज। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, एंटीकोलिनेस्टेरेज जो एंजाइम है हमारा, उसकी प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है, जिसके अंदर एसिटाइल कोलिन जो है वो हमारे मोटर एंड प्लेट्स पे आ जाते हैं। ठीक है, और ड्यूरिंग ईच नर्व इम्पल्स, और हर नर्व इम्पल्स पे ये एसिटाइल कोलिन रिलीज होते हैं और बढ़ जाते हैं और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से ये स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा और मायस्थीनिया ग्रेविस जैसी कंडीशन जो है और ज़्यादा बदतर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये बात होगी हमारे स्केलेटल मसल्स की। अब हम बात करते हैं किसकी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या एक्शन होगा, बाय कॉजिंग पेरिफेरल वेसोडाइलेशन। क्योंकि क्या कॉज कर रहे थे, वेसोडाइलेशन कॉज कर रहे थे M3 रिसेप्टर पे बाइंड होके। ठीक है, तो द मेडिकेशन लोवर्स ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा। ब्लड प्रेशर कम हो रहा था, याद करो। ठीक है, हार्ट रेट कम हो रही थी। द स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया काउंटर्स दिस इफेक्ट। और जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया हैं, ठीक है, इसका स्टिमुलेशन होगा, जो कि ये वाला जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है इसको काउंटरएक्ट करेगा। ठीक है, उसको रिड्यूस करेगा, उसको अपोज काम करेगा। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या हमें देखेगा, द ड्रग्स इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स एलिमेंट एंड दस अनप्रिडिक्टेबल। जिसकी वजह से हमें ऐसा रिजल्ट मिलता है कि जो ड्रग का इफेक्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स एलिमेंट की, कितने एलिमेंट वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, कितने वहाँ पर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ये डिपेंड करेगा कि क्या एक्शन प्रोड्यूस होना है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे।
चलिए अब हम बात करते हैं आइज की। देखो ज़रूरी नहीं है आपको जो भाषा अच्छी लग रही है, अगर आपको ये वाली इस वाले क्वेश्चन की भाषा ज़्यादा अच्छी लग रही है, लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और अगर आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन को ईजी लगा है, सेम क्वेश्चन ही है लगभग, तो आप उस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइज पे क्या होगा, द मेडिकेशन कॉज मायोसिस, तो ड्रग्स क्या करेंगी, मायोसिस कॉज करेंगी, ठीक है। एकोमोडेशन स्पाज्म कॉज होगा, इंट्राओकुलर टेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंट्राओकुलर टेंशन हमारे आंखों में जो फ्लूइड है उसका जो सिक्रीशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये कब होगा, ये तब होगा जब ये हमारी आंखों में इंजेक्ट किया जाएगा लोकली, क्लियर है। लेकिन सिंपल सी बात है, मायोसिस कॉज करेगा, इंट्राओकुलर प्रेशर को रिड्यूस करेगा, और इंट्राओकुलर प्रेशर सिर्फ तब कम होगा जब ये लोकली हमारी आंखों में इंजेक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे इसका क्या रेस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर हम एसिटाइल कोलिन की बात कर रहे हैं तो ये एसिटाइल कोलिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया को, तो स्टिमुलेट करता है, ठीक है, लो कंसंट्रेशन में। वहीं अगर हम बात करें कि अगर हाई क्वांटिटी में दी जाए, लो क्वांटिटी में क्या कर रहा है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया को स्टिमुलेट कर रहा है, लेकिन अगर हाई क्वांटिटी में दी जाए तो ये ब्लॉक करता है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के एक्शंस को। और अगर अदर मिसलेनियस एक्शन की बात की जाए, ठीक है, और अदर एक्शंस की बात की जाए तो ये स्टिमुलेट करता है डिफरेंट सिक्रीशंस को बढ़ा देता है, ठीक है। ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, ठीक है। तो जितनी भी हमारी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं, ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन करती हैं, जो हमारा ब्रोंकस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती है, खिंचाव महसूस करवाती है, सिक्रीशंस को बढ़ा देती है। तो ये सारे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस थे हमारे कोलिनर्जिक ड्रग्स के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी कोलिनर्जिक, या फिर जिसे हम कह सकते हैं पैरासिम्पेथोलाइटिक्स। तो एक ही बात है, एंटी कोलिनर्जिक कहें या फिर पैरासिम्पेथोलाइटिक। वहाँ क्या था, पैरासिम्पेथोमाइमेटिक था, ये लाइटिक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। तो डिफाइन करना है और क्लासिफाई करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एंटी कोलिनर्जिक्स पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स को परिभाषित और वर्गीकृत करें। तो चले सबसे पहले देखते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो एक लाइन में आपका आंसर होना चाहिए, ऐसी ड्रग्स जो कि कोलिनर्जिक एक्शन को ब्लॉक करती हैं, ऐसी ड्रग्स को एंटी कोलिनर्जिक कहा जाता है। द ड्रग्स विच ब्लॉक्स द एक्शन प्रोड्यूस्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। ऐसी ड्रग्स जो कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन से होने वाले एक्शन है उनको ब्लॉक करती हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स कहलाई जाती हैं। क्लियर है, दोनों एक ही बात है जैसे मैंने बताया। और जो हमारी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं इनको हम क्या क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स भी बोलते हैं, जैसे कि अभी क्वेश्चन में देखा, कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, एंड कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स भी बोलते हैं, एक ही बात है। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है हमारी बेलाडोना एल्कलॉइड्स। बेलाडोना के एल्कलॉइड्स के अंदर आती है एट्रोपिन एंड हायोसिन। हायोसिन को हम स्कोपोलामीन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो जरूरी नहीं है हायोसिन से क्वेश्चन आए, इन केस कभी आएगा स्कोपोलामीन से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स। तो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ये है जैसे कि होमोट्रोपिन, इप्राट्रोपिन एंड इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड जिसको हम बोल रहे हैं। लास्ट है इसमें हमारा क्या है, सिंथेटिक कंपाउंड्स। सिंथेटिक कंपाउंड्स में भी दो सब कैटेगरी हैं, एट्रोपिन डेरिवेटिव्स यूज्ड एज माइड्रिएटिक्स एंड दूसरा एट्रोपिन डेरिवेटिव्स यूज्ड इन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। तो एट्रोपिन डेरिवेटिव्स यूज्ड एज माइड्रिएटिक्स के अंदर ड्रग आती है होमाट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड, ठीक है। वहीं अगर एट्रोपिन डेरिवेटिव यूज्ड इन सीओपीडी आएगा, देन यूज ड्रग्स इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। तो ये दो ड्रग्स हैं जो कि इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट है एट्रोपिन डेरिवेटिव्स यूज्ड इन पैप्टिक अल्सर। ऐसे एट्रोपिन डेरिवेटिव्स जो कि पैप्टिक अल्सर में यूज होते हैं, जैसे पायरेनजिपिन है, पैलेंजिपिन है, क्लिनिडियम है, प्रोपेंथिलिन है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इसके अंदर जो कैटेगरी है, एट्रोपिन डेरिवेटिव यूज्ड एज एंटी स्पाज्मोटिक। और ये सब किसके अंदर है, थर्ड कैटेगरी सिंथेटिक कंपाउंड के अंदर ही है, ठीक है, वही कंटिन्यू चल रहा है। तो एट्रोपिन डेरिवेटिव यूज्ड एज प्री एनेस्थेटिक्स जैसे कि ग्लाइकोपाइरोलेट है। नेक्स्ट है हमारा एट्रोपिन डेरिवेटिव यूज्ड इन पार्किंसनिज्म जैसे कि बेंजहेक्सोल है जिसको हम ट्राई हेक्सी फेंटडाइल भी बोलते हैं,
बेंस्ट्रोपिन बोलते हैं, बाइपेरिडाइन बोलते हैं, प्रोसाइक्लिडीन बोलते हैं। तो ये ड्रग्स हैं जो कि हमारी ऐसी ड्रग्स जो एट्रोपी डेरिवेटिव यूज्ड इन पार्किंसनिज्म यूज होती हैं। ठीक है, तो कहीं से भी अगर किसी भी तरीके से आपको याद हो सकता है, इस क्लासिफिकेशन को बार बार याद करें तभी क्लासिफिकेशन विद ड्रग्स याद होती हैं। और देखिए, अगर आप डी फार्म की तैयारी कर रहे हैं, डी फार्म के स्टूडेंट्स हैं और कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम से आपका कनेक्शन हो, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी से हो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको डी फार्म के नोट्स चाहिए, वो भी अच्छे नोट्स, बेहतरीन नोट्स, तो ये अवेलेबल है हमारे फ्लिपकार्ट पर। फार्मेसी इंडिया ने आपके लिए ये सुविधा भी करी हुई है, सेट ऑफ 6 मॉड्यूल्स है फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो ऑर्डर करने के लिए इस नंबर को आप कॉल भी कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने नोट्स को और अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर प्रिपेयर नहीं भी करेंगे तो ये बुक इनफ है आपके एग्जाम में पास होने के लिए, अच्छे मार्क्स को अचीव करने के लिए। और क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डी फार्म सेकेंड ईयर के लिए मॉडल पेपर्स की भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे आप जाइए, देखिए, चेक कीजिए, तो मॉडल पेपर्स से भी आप अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम को और बेहतरीन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, थेराप्यूटिक यूजेस, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन। क्या बताना है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताना है, थेराप्यूटिक यूजेस बताने हैं एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एट्रोपिन बताने हैं। ठीक है, एट्रोपिन की क्रिया विधि, औषधीय क्रियाएं, चिकित्सीय उपयोग, प्रतिकूल प्रभाव बताइए। तो एट्रोपिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यूजेस और एडवर्स इफेक्ट पूछा गया है। तो एट्रोपिन है क्या? सबसे पहली बात तो एट्रोपिन है क्या? इट इज़ एन एल्कलॉइड। ये क्या है? एट्रोपिन हमारा एक एल्कलॉइड है जो कि एट्रोपा बेलाडोना से मिलता है। ठीक है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो एट्रोपिन जो है वो कॉम्पिटिटिवली एंटागनाइज करता है एसिटाइल कोलिन के एक्शन को, या फिर आप बहुत सिंपल भाषा में अगर समझना चाहें तो जो एट्रोपिन है वो क्या करती है? एसिटाइल कोलिन के एक्शन को, ठीक है, ब्लॉक करती है, इनहिबिट करती है। क्लियर है? और ये जो एट्रोपिन है ये कहाँ पर, कौन से रिसेप्टर को बाइंड करती है? मस्केरिनिक रिसेप्टर को। मस्केरिनिक रिसेप्टर के एक्शन को इनहिबिट करती है। तो एट्रोपिन की सबसे ज़्यादा जो एफिनिटी है वो कौन से रिसेप्टर्स पे है? मस्केरिनिक रिसेप्टर पे है। देन डज एसिटाइल कोलिन बट लैक्स एफिकेसी इन इनिशिएटिंग एक्टिविटी। कहने का मतलब है जो एफिनिटी है वो बहुत ज़्यादा है, एफिकेसी उसकी थोड़ी सी कम है। लेकिन हाँ, जो एट्रोपिन है वो मस्केरिनिक रिसेप्टर पे बाइंड होगा। मस्केरिनिक रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करेगा, एंटागनाइज करेगा एट्रोपिन किसके एक्शन को? एसिटाइल कोलिन के एक्शन को। ठीक है, चलिए, तो वही सब लिखा है और उससे जो होने वाले एक्शंस थे, ठीक है, ऑटोनोमिक गैंग्लिया से होने वाले फंक्शन थे या वॉलेंटरी मसल्स का जो एक्शन था वो क्या हो जाएगा? वो भी ब्लॉक हो जाएगा। तो एट्रोपिन एसिटाइल कोलिन से होने वाले जितने भी एक्शन है सबको इनहिबिट करता है। चलिए, अब बात होती है किसकी? फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑन जीआईटी, तो एट्रोपिन क्या करेगा? रिड्यूस करेगा टोन को। देखो, एसिटाइल कोलिन का याद करो आप, टोन, मोटिलिटी बढ़ रही थी, ठीक है, इंक्रीज हो रही थी, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ रहा था, क्योंकि एट्रोपिन क्या करेगा? एसिटाइल कोलिन के एक्शन को अपोज करेगा, बिल्कुल इनहिबिट कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा? जो एट्रोपिन है वो टोन को, मोटिलिटी को, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जीआईटी की क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, ऑब्वियस है, क्योंकि उसके एक्शन को इनहिबिट कर रहा है। तो कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑन सीवीएस, अगर लार्ज डोज की बात की जाए तो एट्रोपिन क्या करता है? हार्ट रेट को बढ़ा देता है, और हार्ट रेट को बढ़ने को बोलते हैं हम टेकिकार्डिया। क्लियर है? नेक्स्ट है यूरिनरी ट्रैक। यूरिनरी ट्रैक पे क्या इसका रिस्पॉन्स आएगा? तो जो एट्रोपिन है वो रिड्यूस करेगा मूवमेंट ऑफ यूट्रस, यूट्रस के मूवमेंट को रिड्यूस करेगा। जो यूरिनरी ब्लैडर का जो फंक्शन है उसको भी रिड्यूस करेगा और यूरिनरी रिटेंशन कॉज करेगा। क्लियर है? तो ये बात हो गई किसकी? यूरिनरी ट्रैक की। किसमें? फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एट्रोपिन में। अब बात करते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा? तो इन लार्जर डोजेज में जो एट्रोपिन है वो प्रोड्यूस करता है सीएनएस को स्टिमुलेशन का। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है एट्रोपिन की प्रेजेंस में, विच में कॉज रेस्टलेसनेस, बहुत ज़्यादा थका हारा सा, चिड़चिड़ाहट, डिसोरिएंटेशन, ध्यान न लगना, ऐसी कंडीशन हो सकती है एसिटाइल कोलिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन में।
वहीं अगर बात करें ऑन आई, आंखों पे इसका क्या रेस्पॉन्स आएगा, तो जो एट्रोपिन है उसके दो इफेक्ट होते हैं, टू प्राइमरी इफेक्ट ऑन आई, दो एक्शन होते हैं आईज पे। पहला माइड्रियसिस जिसको बोलते हैं डायलेशन ऑफ प्यूपिल, और दूसरा साइक्लोप्लेजिया। साइक्लोप्लेजिया मतलब पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन। देखो यहाँ पर दो बातें हैं, मान लो आप किसी अंधेरे कमरे में हैं और अंधेरे कमरे में आपको कोई चीज़ ढूंढनी है, तो आप आंखें कैसी हो जाएंगी, बड़ी बड़ी हो जाती है ना, हमारी आंखों का साइज़ क्या हो जाएगा, ऐसे हम बड़ा बड़ा कर लेंगे। तो प्यूपिल का साइज़ क्या हो जाता है, जब अब नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं माइड्रियसिस। एसिटाइल कोलिन में क्या हो रहा था, मायोसिस हो रहा था, तो जस्ट अपोजिट एक्शन माइड्रियसिस कॉज होगा, तो डायलेशन ऑफ प्यूपिल होगा। साइक्लोप्लेजिया का मतलब होता है पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन। जो हमारी साइक्लोप्लेजिया जो हमारी आंखों की जो नर्व्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो क्या हो जाएंगी, पैरालाइज्ड हो जाएंगी, उस कंडीशन को बोलते हैं साइक्लोप्लेजिया। ठीक है, तो ये एक्शन होगा हमारा एट्रोपिन का ऑन आई। अब बात करते हैं ऑन सिक्रीशन। चलिए आप जल्दी से बताएं सिक्रीशन, मेरे पढ़ाने से पहले ही, कि सिक्रीशन पे क्या होगा। सिक्रीशन एसिटाइल कोलिन में बढ़ रहे थे, तो एट्रोपिन क्या करेगा, रिड्यूस करेगा जितने भी सिक्रीशन है, इंटेस्टाइन का सिक्रेशन हो, लैक्रिमल सिक्रेशन हो, ठीक है, जीआईटी सिक्रेशन हो, सेलिब्रेट सिक्रेशन हो, किसी भी तरीके का सिक्रेशन हो, सबको रिड्यूस करते हैं। हमारे ग्लैंड्स का सिक्रेशन रिड्यूस हो जाता है एट्रोपिन की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से क्या होगा, जब सलाइवा सूख जाएगा तो मुंह भी सूख जाएगा, तो ड्राइनेस ऑफ माउथ कॉज होगा, इंटेंस थर्स्ट होगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसी वजह से जो एट्रोपिन है वो हमारी क्या है, एंटी सिक्रेटरी एजेंट है। क्लियर है, क्योंकि सिक्रीशंस को ये इनहिबिट कर रही है। अब तीसरा इसमें क्वेश्चन क्या जुड़ा था, एडवर्स इफेक्ट बताने हैं। तो एडवर्स इफेक्ट क्या है, देखिए अगर आपको एडवर्स इफेक्ट बनाने नहीं आते तो आप फार्माकोलॉजिकल एक्शन से बना सकते हैं। जैसे पहला ड्राइनेस ऑफ माउथ। ड्राइनेस ऑफ माउथ हमारा क्या था, सिक्रीशंस कम कर रहा था, इस वजह से इंटेंस थर्स्ट हो रही थी, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो रहा था, मुंह सूखा सूखा सा हो रहा था। ठीक है, ब्लरिंग ऑफ विजन, फोटोफोबिया। क्यों, क्योंकि आंखों का जो प्यूपिल का साइज है वो क्या हो रहा था, थोड़ा बढ़ जा रहा था। प्यूपिल का साइज बढ़ने की वजह से जो आंखों में जो लाइट है वो चुभने लगी थी, फोटोफोबिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, आंखों से दिखना थोड़ा कम हो रहा था। कॉन्स्टिपेशन होगा, क्यों, क्योंकि इसने जीआईटी के एक्शन को रिड्यूस कर दिया है। क्लियर है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, भाई जब मुंह गला सूख गया है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन हो रही है, हमें गले में ऐसे सूखा सूखा सा हो रहा है, तो जो निगलने में परेशानी होगी, तो ये इसके क्या है, एडवर्स इफेक्ट है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। रिटेंशन ऑफ यूरिन का रिटेंशन हो रहा था, क्योंकि इसने यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर की जो फंक्शन है उसको भी रिड्यूस कर दिया था। पैल्पिटेशन था, बहुत ज़्यादा क्या था, टेकिकार्डिया था, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा क्या हो जा रही थी, बढ़ जा रही थी। ठीक है, पैल्पिटेशन वही कंडीशन है। हाइपरपायरेक्सिया हो रहा था, हाइपरपायरेक्सिया की कंडीशन है जब ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम हो जा रहा है, नहीं सॉरी, जब ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल थोड़ा बढ़ जा रहा है, डर्मेटाइटिस हो रही है, जो दांत है उसमें इन्फेक्शन जैसी कंडीशन हो रही है। तो ये सब कंडीशन है क्या, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एट्रोपिन। नेक्स्ट बात थी इसमें थेरापेटिक यूजेस, तो थेरापेटिक यूजेस पूछा गया है। थेरापेटिक यूजेस कहाँ है, यूजेस पूछा गया है। एंटी स्पाज्मोटिक की तरह यूज़ करेंगे, जहाँ भी जकड़न है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे, पैप्टिक अल्सर में यूज़ करेंगे। ठीक है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन की तरह यूज़ करते हैं। माइड्रेसिस अगर हमें देखना है जिस टाइम डायग्नोसिस हो रहा है आंखों का, तो माइड्रेसिस कॉज होगा। साइक्लोप्लेजिया में इसका यूज है, तो इस तरीके से हम डायग्नोस कर सकते हैं आंखों को माइड्रेसिस एंड साइक्लोप्लेजिया की मदद से। तो ये यूजेस हमारे। नेक्स्ट है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। अगर ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग हुई है देन एट्रोपिन कैन बी यूज्ड। पार्किंसन में यूज करते हैं, क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन में देखा है ड्रग्स एट्रोपिन डेरिवेटिव्स यूज्ड इन पार्किंसनिज्म, तो पार्किंसनिज्म में यूज करते हैं, मोशन सिकनेस में यूज करते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में यूज करते हैं। तो ये सब यूजेस हैं हमारे एट्रोपिन के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासीफाई एडेनर्जिक सिम्पैथोमाइमेटिक्स। डिफाइन करना है, क्लासीफाई करना है एडेनर्जिक या फिर जिसे हम कह रहे हैं सिम्पैथोमाइमेटिक्स। वहां पर क्या था, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक था, और यहाँ पर सिम्पैथोमाइमेटिक है। तो सिम्पैथोमाइमेटिक को हम बोलते हैं एडेनर्जिक ड्रग्स या फिर एडेनर्जिक सिस्टम। तो एडेनर्जिक सिम्पैथोमाइमेटिक को परिभाषित और वर्गीकृत करें, तो सबसे पहले है एडेनर्जिक की डेफिनेशन। क्लियर है, तो द ड्रग्स विच मिमिक द रेस्पॉन्स ऑब्टेन्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड एडेनर्जिक ड्रग्स।
या फिर सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं आप, ऐसी ड्रग्स जो कि एड्रेनर्जिक सिस्टम को या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं, इसके एक्शन को बढ़ा देती हैं, दीज आर नोन एज एड्रेनर्जिक ड्रग्स। या फिर ऐसा कह सकते हो, ऐसी ड्रग्स जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन से होने वाले एक्शन को स्टिमुलेट करती हैं, उन ड्रग्स को एड्रेनर्जिक ड्रग्स बोला जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला है ऑन बेसिस ऑफ कैटेकोल न्यूक्लियस, ऐसी ड्रग्स जिसके अंदर कैटेकोल न्यूक्लियस है। तो फर्स्ट है कैटेकोलामाइन एंड दूसरा है नॉन कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन में ड्रग्स आती है एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन एंड आइसोप्रेनालिन। ठीक है, तो ये बात हो गई कैटेकोलामाइंस की। नेक्स्ट है नॉन कैटेकोलामाइन, जिसके अंदर ड्रग आती है एफेड्रीन, एम्फेटामिन, सालब्यूटामॉल, ये ड्रग्स हमारी नॉन कैटेकोलामाइंस में। नेक्स्ट है ऑन थेरापेटिक बेसिस, पहला था हमारा ऑन बेसिस ऑफ कैटेकोल न्यूक्लियस, दूसरा है ऑन थेरापेटिक बेसिस। तो थेरापेटिक बेसिस मतलब दोज यूज्ड फॉर रेजिंग बीपी, ऐसी ड्रग्स जो कि बीपी को बढ़ाने में मदद करती हैं। नॉर एड्रेनालिन, दोज यूज्ड एज सेंट्रल स्टिमुलेंट्स, जो ड्रग्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं। एम्फेटामिन, ऐसी ड्रग्स दोज यूज्ड एज स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स, ऐसी ड्रग जो कि स्मूथ मसल को रिलैक्स करती हैं। एड्रेनालिन, सालब्यूटामॉल। ठीक है, दोज यूज्ड इन एलर्जिक कंडीशन, ऐसी ड्रग्स जो कि एलर्जिक कंडीशन में यूज की जाती हैं। एड्रेनालिन, एफेड्रीन। ठीक है, देखो ये सब ड्रग्स जो हैं ये आपके यूजेस भी बनेगी कि एलर्जिक कंडीशन में यूज़ करते हैं। इन ड्रग्स को हम सेंट्रल स्टिमुलेशन के लिए करते हैं, बीपी को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, स्केलेटल स्मूथ मसल्स को रिलैक्सेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यूजेस भी यहीं से बन जाएंगे, तो ध्यान रखना। ठीक है, दोज यूज फॉर लोकल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट, ऐसी ड्रग्स जो कि लोकल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। एड्रेनालिन, नेफाजोलिन। ठीक है, दोज यूज्ड फॉर सप्रेसिंग द एपेटाइट, ऐसी ड्रग्स जो कि भूख को कम करती हैं, जिसे एनोरेक्सिएंट बोलते हैं, जैसे कि फेनफ्लुरामीन, फेनटिरामीन। तो ये ड्रग्स हैं जो कि क्या है, एपेटाइट को कम करती हैं। तो देखो, क्योंकि आप लोग यहाँ पर डी फार्म यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए जो सेकेंड ईयर के नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो आप मंगा सकते हैं फ्लिपकार्ट पे, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल हैं। तो आप 6 सब्जेक्ट्स हैं, इसकी जो बुक्स हैं वो कॉल कर सकते हैं इस नंबर को आप, और अपने यूनिवर्सिटी की तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर्स भी अवेलेबल हैं, अगर आपको मॉडल पेपर्स से प्रैक्टिस करनी है देन गो टू फ्लिपकार्ट पर जाइए और ऑर्डर कीजिए। जैसे ही आपका जो लेटेस्ट PCI सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, मॉडल पेपर्स बनाए गए हैं, तो जो भी लोग आप लोग यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, मॉडल पेपर से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए ही बहुत अच्छा है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव द फार्माकोलॉजिकल एक्शन एडवर्स इफेक्ट थेरापेटिक यूजेस ऑफ एड्रेनालिन, जिसको हम एपिनेफ्रिन भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए क्या क्या पूछा है। क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछा है, एडवर्स इफेक्ट पूछा है, थेरापेटिक यूजेस पूछे हैं, किसके, एड्रेनालिन के। तो जितना पूछा है उतना जवाब देना कंपल्शन है। ठीक है, तो चलिए, एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन की औषधीय क्रियाएं, प्रतिकूल प्रभाव, चिकित्सीय उपयोग बताएं। तो लिखना कैसे है, सबसे पहले एड्रेनालिन के क्या पूछा गया है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछा गया है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन कहाँ पर पूछा गया है, ऑन हार्ट पे। ठीक है, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछा गया है, उसमें भी हम सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, ऑन हार्ट, CVS। तो जो एड्रेनालिन है, ध्यान रखिए, बहुत कॉमन टर्म आजकल यूज हो रही है, बहुत सारी वेब सीरीज में देखने के लिए मिलता है कि एड्रेनालिन रश हो गया है। तो एड्रेनालिन रश होने का मतलब है कि जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो ये एड्रेनालिन रश जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है हार्ट रेट को। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन एड्रेनालिन का हार्ट रेट को बढ़ा देता है, टेकिकार्डिया कॉज करता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है, कार्डिक आउटपुट को बढ़ा रहा है, दैट इज प्रोड्यूसेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। ठीक है, चलिए, पॉजिटिवली मतलब कैल्शियम चैनल ओपन करके कॉन्ट्रैक्शन करेगा, नेगेटिवली कैल्शियम को एंटेगनाइज करेगा। फिर है सेकेंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन, दैट इज ब्लड वेसल्स एंड बीपी। अब ब्लड वेसल और बीपी पे इसका क्या एक्शन दिखेगा। तो जो एड्रेनालिन है वो इंक्रीज करते हैं ब्लड प्रेशर को। ठीक है,
जैसे मैंने बताया अभी कि एड्रेनलिन रश हो गया है, बहुत बार कॉमन टर्म आजकल यूज़ की जा रही है। तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरा बीपी हाई हो गया, तो वो गुस्सा आना, बीपी आना एड्रेनलिन रश है, ठीक है। तो एड्रेनलिन क्या करता है, बीपी को हाई करता है। ये क्यों करता है, क्योंकि इसका एड्रेनलिन का डायरेक्ट इफेक्ट दिखता है हमें हार्ट में, और ये क्या करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है ब्लड वेसल्स को। तो ब्लड वेसल्स में क्या करता है, प्रेशर इंक्रीज करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, सिकोड़ देता है ब्लड वेसल्स को। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, और एड्रेनलिन का ये डायरेक्ट एक्शन है ब्लड वेसल्स पे। नेक्स्ट है ऑन स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल में क्या है, एड्रेनलिन क्या करता है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है। ध्यान रखिएगा, स्मूथ मसल्स रिलैक्स होती हैं, जैसे कि ब्रोंकियल स्मूथ मसल। जो ब्रोंकस की स्मूथ मसल है वो रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से क्या कॉज होगा, ब्रोंको डायलेशन कॉज होगा। एड्रेनलिन क्या करता है, जीआईटी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का स्मूथ मसल है उसकी मोटिलिटी को भी रिड्यूस करता है। तो जीआई से होने वाले जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। हम बात करें अगर आई की, तो एड्रेनलिन क्या करता है, डायलेशन कॉज करता है, प्यूपिल को डायलेट कर देता है, माइड्रेसिस कॉज करता है। और अगर आपको याद नहीं है तो पहली वीडियो में इसके पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया है, माइड्रेसिस का मतलब होता है जो प्यूपिल का डायलेशन है, जो मेरी आंखों की जो पुतलियां हैं वो क्या हो जाती है, साइज में बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। जैसे हम अंधेरे में कोई चीज ढूंढते हैं तो हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, तो प्यूपिल का साइज हम क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइड्रेसिस। अब क्या पूछा गया है, एडवर्स इफेक्ट पूछा गया है। तो एडवर्स इफेक्ट क्या है, सीवियर हाइपरटेंशन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो बीपी इतना ज्यादा हाई हो जाएगी, बहुत सीवियर कंडीशन पहुंच जाएगी। पैल्पिटेशन होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा टेकिकार्डिया कॉज हो रहा है, कार्डिक अरिथमिया कॉज हो सकता है, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा कॉज हो सकता है, फियर है, एंजाइटी है, रेस्टलेसनेस है, हेडेक है, ट्रीमर्स हैं, ये सब इसके एडवर्स इफेक्ट है एड्रेनलिन के। अब बात करते हैं थेरापेटिक यूजेस की। तो थेरापेटिक यूजेस कहाँ पर यूज कर सकते हैं, ब्रोंकियल एस्थमा में यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि डायलेशन कॉज करता है, ठीक है, ब्रोंकस में। एलर्जिक रिएक्शन में यूज किया जाता है। कार्डिक अरेस्ट अगर कंडीशन है देन एड्रेनलिन को यूज किया जाता है टू कंट्रोल द हेमरेज जैसी कंडीशन को भी क्या करता है, एड्रेनलिन रिड्यूस करता है, यूज किया जाता है हेमरेज जैसी कंडीशन में। और ये लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन में भी ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये हुए इसके थेरापेटिक इफेक्ट। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी एनर्जिक ड्रग विद एग्जांपल। डिफाइन करना है, मतलब डेफिनेशन देनी है, क्लासिफिकेशन देना है एंटी एनर्जिक ड्रग्स का विद एग्जांपल। विद एग्जांपल मतलब किसकी बात हो रही है, ड्रग्स की बात हो रही है, ठीक है। तो उदाहरण सहित एंटी एनर्जिक औषधियों को परिभाषित एवं वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो एंटी एनर्जिक के बारे में आपको लिखना होगा कि क्या होता है एंटी एनर्जिक ड्रग। तो ऐसी ड्रग्स जो कि क्या करती हैं, विच ब्लॉक्स द एक्शन प्रोड्यूस्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऐसी ड्रग्स जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होने वाले स्टिमुलेशन के एक्शन को इनहिबिट करती हैं, या फिर कह सकते हो बिल्कुल अगर सरल भाषा में सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है तो एंटी एनर्जिक ड्रग वो ड्रग्स हैं जो कि एडरेनर्जिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को ब्लॉक करती हैं, ठीक है। उन सबको एंटी एनर्जिक ड्रग्स बोला जाता है। और इन सबको क्या बोला जाता है, सिंपैथोलाइटिक भी बोला जाता है, एडरेनर्जिक एंटागनिस्ट भी बोला जाता है, एडरेनर्जिक ब्लॉकर्स भी बोला जाता है। तो एग्जाम में किसी भी नाम से आ जाए, पूछा क्या गया है, एंटी एनर्जिक ड्रग्स ही पूछी गई हैं। अब क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें क्लासिफिकेशन, तो फर्स्ट इसकी कैटेगरी है अल्फा एडरेनर्जिक ब्लॉकर, जिसके अंदर ड्रग आती है फेंटोलामीन, तोलाजोलिन, अर्गोट एल्कलॉइड एंड फिनॉक्सीबेंजामीन। नेक्स्ट क्लास है बीटा एनर्जिक ब्लॉकर, जिसके अंदर ड्रग आती है प्रोपेनोलॉल, मीटोप्रोलॉल, लिपिटोलॉल। नेक्स्ट है एडरेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर, जिसके अंदर ड्रग आती है ग्वानिटोडीन, बेरिलियम, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स हैं ये किसके अंदर आती है, हमारी एंटी एनर्जिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में। अब देखिए, अब बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटी एनर्जिक ड्रग इज क्लासिफाइड एज। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखें तो एंटी एनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे। तो सबसे पहले कैटेकोलामीन डिप्लीटर, ठीक है। तो कैटेकोलामीन डिप्लीटर एग्जांपल है रिज़पाइन। दूसरा क्लास है अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग दैट इंटरफेयर विद सिंथेसिस ऑफ एडरेनर्जिक ट्रांसमीटर। ऐसी ड्रग्स जो कि एडरेनर्जिक ट्रांसमीटर के सिंथेसिस को इंटरफेयर कर रही है।
दैट इज अल्फा मिथाइल डोपा। थर्ड कैटेगरी है ड्रग्स इंटरफेयरिंग विद द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ऐसी ड्रग्स जो कि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से जो ट्रांसमिशन हो रहा है इम्पल्स का उसको इंटरफेयर करती हैं, जैसे कि गुआनिथिडीन। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी एंटी एनर्जिक ड्रग की डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन प्रोपेनोलॉल। प्रोपेनोलॉल के बारे में लिखना है। तो प्रोपेनोलॉल हमने अभी देखा एंटी एनर्जिक ड्रग है, तो प्रोपेनोलॉल के बारे में बताना है। तो सबसे पहले तो यही बताना है कि प्रोपेनोलॉल है क्या। तो प्रोपेनोलॉल इज अ नॉन सेलेक्टिव बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर। नॉन सेलेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है हमारी प्रोपेनोलॉल। ठीक है, एडरेनर्जिक ब्लॉकर है या फिर एंटी एनर्जिक ड्रग जिसको हम बोलते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो क्या है इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सीवीएस पर ब्रेडिकार्डिया कॉज होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी हार्ट में कम कर रहा है। ठीक है, कौन? प्रोपेनोलॉल। नेक्स्ट है ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका क्या एक्शन दिखेगा? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, ब्रोंकोस को कंस्ट्रिक्ट करेगा, मेटाबॉलिक सिस्टम पे, मेटाबॉलिक सिस्टम को ये जो है वो भी रिड्यूस करेगा। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करेगा। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब जो ग्लूकोज का लेवल है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस पे इसका क्या एक्शन आएगा? तो एंटी एंजाइटी एक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। एंटी एंजाइटी मतलब जो एंजाइटी को रिड्यूस करती हैं। ठीक है, जो घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा, ऐसे बोलते हैं ना कि मेरा दिल घबरा रहा है, वो जो घबराहट है, जो एंजाइटी है उसको ट्रीट करती हैं। नेक्स्ट है आइज पे। तो आइज पे क्या करता है? डिक्रीज द रेट ऑफ एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन। जो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन का जो रेट है उसके प्रोडक्शन के रेट को कम करता है। तो ये काम है किसका? प्रोपेनोलॉल का। बात करते हैं किडनी की। किडनी में प्रोपेनोलॉल क्या करता है? रेनिन के सिक्रीशन को डिक्रीज करता है, क्योंकि किडनी हमारी रेनिन को सिक्रीट करती है और प्रोपेनोलॉल क्या करता है? रेनिन के सिक्रीशन को डिक्रीज करता है। मेटाबॉलिक सिस्टम में क्या करता है? हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर रहा है, ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है थेरेपेटिक यूजेस। प्रोपेनोलॉल के थेरेपेटिक यूजेस कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं प्रोपेनोलॉल को? कार्डिक अरिथमिया। तो अगर अरिथमिया है, अगर कार्डिक अरिथमिया जैसी कंडीशन है, देन प्रोपेनोलॉल को यूज किया जाता है। हाइपरटेंशन में प्रोपेनोलॉल यूज किया जाएगा। प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट एंजाइना, अगर एंजाइना के ट्रीटमेंट में कोई ड्रग चाहिए, देन प्रोपेनोलॉल इज थेरेपेटिकली यूज। नेक्स्ट है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी हम जो है वो प्रोपेनोलॉल को यूज करते हैं। तो ये यूजेस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्स रिएक्शन की। प्रोपेनोलॉल को अगर दिया जाएगा तो उससे होने वाले एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या क्या हो सकते हैं? तो हो सकता है जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वो डिस्टर्ब हो जाए, नोजिया जैसी कंडीशन हो जाए, वॉमिटिंग जैसी कंडीशन हो सकती है, हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन हो सकती है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है, हाइपोटेंशन कॉज हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो एक्शन है वो हमारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। अब बात की जाती है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कभी कभी स्पेशल पूछ लिया जाता है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन लिखिए। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन ब्रोंकियल अस्थमा में हम यूज नहीं करते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस में यूज नहीं करते हैं, हार्ट फेलियर में यूज नहीं करते हैं, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो एक्शंस हैं यहाँ पर हम ये सब जो कंडीशन है उसमें हम ड्रग को प्रोपेनोलॉल को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। What is myasthenia gravis? Give its treatment. अब हमें बताना है कि myasthenia gravis क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो myasthenia gravis क्या है, इसका उपचार बताइए। तो myasthenia gravis क्या है? myasthenia gravis एक ऐसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि एंटीबॉडीज के डेवलपमेंट से होता है निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे। तो क्या होता है, आपने अगर आपको हल्का सा ध्यान है पहले पार्ट 1 में, तो जो एसिटाइल कोलिन है वो 2 रिसेप्टर पे बाइंड होता था, मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक। ठीक है, तो निकोटिनिक पे जब मान लो, ये तो एसिटाइल कोलिन की बात हो रही है, कोई ड्रग है जिसको एसिटाइल कोलिन पे जिसको निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड होना है। ठीक है, अब क्या है, ये ड्रग बाइंड नहीं हो पाती है निकोटिनिक रिसेप्टर पे, इसके अपने न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इस निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे क्या डेवलप हो गए हैं? एंटीबॉडीज। हमारी बॉडी क्या करती है? बहुत सारे एंटीबॉडी बनाती है। मान लो ये रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ से ब्रेन से क्या हो रहे हैं, हमारे एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहे हैं। एसिटाइल कोलिन रिलीज होके कहाँ बाइंड कर रहे हैं? अपने निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड होने थे। ठीक है,
लेकिन निकोटिनिक पे क्या आ गए हैं बाइंड होने के लिए, निकोटिनिक पे बाइंड होने के लिए आ गए हैं एंटीबॉडीज। ये जो शेप बना रही हूँ ये एंटीबॉडीज की है। तो हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज का जनरेशन हो जाता है और निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे ये एंटीबॉडीज आके अडहेर हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। आना किसको था, एसिटाइल कोलिन को। बाइंड कौन हो गया है, एंटीबॉडीज, जिसकी वजह से जो मसल हैं वो क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। स्केलेटल मसल वीकनेस कॉज होती है मायस्थीनिया ग्रेविस में ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज और अडहेरेंस ऑफ एंटीबॉडीज टू निकोटिनिक रिसेप्टर। ठीक है, और इसकी वजह से स्ट्रक्चरल डैमेज होता है मस्कुलर जंक्शन का। तो ये हमारा मायस्थीनिया ग्रेविस। बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो साइन एंड सिम्टम्स कैसे हैं, कैसे पता लगाएंगे कि मायस्थीनिया ग्रेविस हुआ है। जो वीकनेस है मसल्स की, जो आई है वो क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, ऐसे लटकी लटकी सी हो जाएंगी। डिप्लोपिया हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे एक चीज़ की जगह हमें दो दो चीज़ें, तीन तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चबाने में, निगलने में, बोलने में क्या होगी, दिक्कत होगी। रेस्पिरेटरी फेलियर जैसी कंडीशन हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी मसल्स को क्या हो जाएगी, इनहेलेशन एक्सहेलेशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीकनेस हो जाएगी रेस्पिरेटरी मसल्स में। ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें कि ठीक है मायस्थीनिया ग्रेविस हुआ है, स्केलेटल मसल वीक हो गई है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे एंटीबॉडीज का आके एडहेरेंस हो गया है, लेकिन ड्रग क्या दी जाएगी, तो ड्रग दी जाएगी नियोस्टिग्मीन, फाइसोस्टिग्मीन एंड पाइरिडोस्टिग्मीन। तो अब देखते हैं ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, तो एंटीकोलिनेस्टेरेज जितनी भी ड्रग है, एंटीकोलिनेस्टेरेजेस जो भी ड्रग हैं ये एक्ट करती हैं इनहिबिटिंग एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज। जितनी भी हमारी एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग हैं वो एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं। और इसकी वजह से प्रोलॉन्ग एक्शन दिखता है किसका, एसिटाइल कोलिन का। ये जो एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज है ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन के हाइड्रोलिसिस को ब्रेक करता है। कहने का मतलब है इसके रीअपटेक को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से ये वापस जाना रुक जाता है। अब मान लो आपको सीधा जाना है, ठीक है, आप क्या करते हो, सीधे ना जाके आप वापस मुड़ जाते हो। तो यहाँ पर सेम ऐसी कंडीशन मान लो, एसिटाइल कोलिन न्यूरॉन से रिलीज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, और ये अपने रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद जो बचा कुचा है ये वापस से न्यूरॉन्स में वापस चला जाता है। ठीक है, प्री न्यूरॉन में वापस चला जाता है। लेकिन अगर हम इस वापस जाने को, इसके ब्रेकडाउन को इनहिबिट कर देते हैं तो क्या होगा, इसकी मजबूरी होगी एसिटाइल कोलिन की आगे बढ़ने की। तो वही चीज़ है, एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को जब हम इनहिबिट करते हैं तो जो एसिटाइल कोलिन ब्रेक हो रहा था और वापस प्री न्यूरॉन में शिफ्ट हो रहा था वो प्री न्यूरॉन में जाने से रुक जाता है। ठीक है, और इसका जो एक्शन है हमें निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे दिखता है एसिटाइल कोलिन का, वही हमें चाहिए। ठीक है, चलिए तो नियोस्टिग्मीन की बात करें तो नियोस्टिग्मीन ब्रोमाइड कितना 15 mg टैबलेट आर यूज्ड, 15 mg टैबलेट को यूज किया जाता है। लेकिन व्हेन जब इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जा रहा है तो नियोस्टिग्मीन मिथाइल सल्फेट 500 माइक्रोग्राम पर ml की फॉर्म में दिया जाता है, या फिर 25 mg पर ml की फॉर्म में फॉर्मुलेशन में दिया जाता है। इन मायस्थीनिया क्राइसिस, जब मायस्थीनिया क्राइसिस हो रहा है, जिस टाइम मायस्थीनिया क्राइसिस हुआ है, मायस्थीनिया ग्रेविस हो रहा है, तो जो हमारे इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है नियोस्टिग्मीन का उसको यूज किया जाता है। क्योंकि क्या हो रहा है, स्केलेटल मसल की वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब दवाई से काम नहीं चलेगा, इंजेक्शन की फॉर्म में नियोस्टिग्मीन को देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पाइरिडोस्टिग्मीन की। तो पाइरिडोस्टिग्मीन क्या है, इट हैज स्लोअर ऑनसेट। स्लोअर ऑनसेट मतलब छोटे टाइम के लिए हमारी बॉडी में, शॉर्ट टाइम के लिए रहता है बट लॉन्गर ड्यूरेशन, कुछ देर के लिए रहेगा लेकिन लंबे टाइम तक इसका एक्शन दिखता है। ठीक है, नियोस्टिग्मीन से ज्यादा लॉन्गर एक्शन दिखता है हमें। एंड कॉज फ्यूअर मस्कैनिक इफेक्ट, लेकिन ये निकोटिनिक के साथ साथ कुछ मस्कैनिक इफेक्ट भी शो करते हैं, जैसे कि सलाइवेशन डायरिया। सलाइवेशन डायरिया कॉज होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकते हैं। ठीक है, और ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि पाइरिडोस्टिग्मीन को यूज किया जा रहा है। ये पाइरिडोस्टिग्मीन के अगर कोई एडवर्स इफेक्ट पूछे देन सलाइवेशन डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये सब क्या है इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। डिफाइन एंड क्लासिफाई लोकल एनेस्थेटिक विद एग्जाम्पल। ठीक है,
स्टेट द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल लोकल एनेस्थेटिक। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या? पहले डेफिनेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन एंड देन आइडियल क्वालिटीज। ठीक है, तो स्थानीय निश्चेतक को उदाहरणों सहित परिभाषित और वर्गीकृत करें। एक आदर्श स्थानीय निश्चेतक के गुण बताएं। तो देखिए लोकल एनेस्थेटिक्स क्या है? एनेस्थेटिक तो सभी को पता है कि क्या करा, बेहोश कर दिया, सुन्न कर दिया, जहां से सेंसेशंस खत्म हो रही हैं। लेकिन बात किसकी हो रही है? लोकल एनेस्थेटिक की। तो लोकल एनेस्थेटिक्स ऐसी ड्रग्स हैं जो कि एनेस्थीसिया कॉज करती हैं। ठीक है, लिमिटेड एरिया में, लोकलाइज्ड एरिया में हमारे शरीर के कहीं भी लोकली ड्रग को अप्लाई किया जा रहा है और हमारे उस पार्ट को ये क्या कर रही है? ड्रग एनेस्थाइज कर दे रही है। जैसे कि बहुत कॉमन है, जब डिलीवरी होती है किसी फीमेल की तो उसकी पूरी बॉडी के पार्ट को बेहोश नहीं करा जाता। ठीक है, तो क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर एरिया को, जैसे बॉडी के नीचे नीचे वाले पार्ट को एनेस्थाइज करते हैं। तो क्या है? लोकल एनेस्थेटिक। पर्टिकुलर एरिया, मान लो उंगली में चोट लगी है, उंगली को हमने एनेस्थाइज कर दिया, देन लोकल एनेस्थेटिक्स यूज हो रहे हैं। तो ये होता है लोकल एनेस्थेटिक की बात। अब बात होती है क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन एस्टर टाइप। ठीक है, क्लासिफिकेशन में पहली क्लास है एस्टर टाइप, जिसमें फर्स्ट सब क्लास है बेंजोइक एसिड एस्टर्स, जिसके अंदर ड्रग आती है कोकेन, एमाइलोकेन। नेक्स्ट है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड एस्टर्स, जिसके अंदर ड्रग आती है प्रोकेन, एमिथोकेन, बेंजोकेन एंड ऑर्थोकेन। नेक्स्ट है अमाइड टाइप। अमाइड टाइप में फर्स्ट है एसिटानिलाइड डेरिवेटिव, जिसके अंदर ड्रग आती है जाइलोकेन, जिसको हम बोलते हैं लिडोकेन या लिग्नोकेन। दूसरी है क्विनोलिन डेरिवेटिव, क्विनोलिन डेरिवेटिव सिंकोकेन। ठीक है, तो ये है अमाइड टाइप। अब पूछा क्या गया था? आइडियल प्रॉपर्टीज पूछी गई थी। तो आइडियल लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज क्या होगी? सबसे पहला, इट शुड नॉट बी नॉन इरिटेंट। ये इरिटेशन कॉज करने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसा होना चाहिए? नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एनेस्थीसिया दिया उससे इरिटेशन हो रही है, नॉन इरिटेंट होना चाहिए टिश्यूज के लिए। ये वाटर और लिपिड दोनों में स्टेबल होना चाहिए। इट शुड हैव क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, तुरंत की तुरंत इसका एक्शन हमें दिखना चाहिए कि इधर हमने अप्लाई किया और इधर इसका एक्शन दिखना हमें शुरू हो गया। सफिशिएंट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होनी चाहिए। जितना टाइम का हमें प्रोसीजर चाहिए, जितना टाइम का ड्यूरेशन चाहिए, उतना सफिशिएंट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका हमें मिलना चाहिए लोकल एनेस्थेटिक का। इट शुड नॉट कॉज परमानेंट डैमेज टू नर्व्स, इसका लोकल एनेस्थेटिक का परमानेंट डैमेज नहीं होना चाहिए, नर्व्स को ये परमानेंट डैमेज करती हुई नहीं होनी चाहिए। तो ये आइडियल लोकल एनेस्थेटिक्स के आइडियल प्रॉपर्टीज हैं। इट शुड नॉट हैव एनी लिटिल सिस्टमिक टॉक्सिटी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोकल एनेस्थेटिक हमने एडमिनिस्टर किया और कुछ ना कुछ हमें उसकी टॉक्सिसिटी दिख रही है ब्लड में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, स्टेलाइजेबल होना चाहिए, स्टेलाइज्ड होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए, और ये बिल्कुल सेफ होना चाहिए। चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि जो इजीली अवेलेबल हो सके। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। डिफाइन एंड क्लासिफाई एनसेड्स। एनसेड्स को डिफाइन करना है एंड देन क्लासिफाई करना है, या फिर और अथवा क्या है क्वेश्चन? या तो ये लिखिए, या फिर क्लासिफाई एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, या फिर एनाल्जेसिक को क्लासिफाई करें, एंटीपायरेटिक को क्लासिफाई करें, या फिर और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स को क्लासिफाई करें। एनसेड्स को परिभाषित और वर्गीकृत करें, अथवा एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी दवाओं को वर्गीकृत करें। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि एनसेड्स क्या है। तो एनसेड्स हमारी ऐसी ड्रग्स हैं जो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए यूज की जाती है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इसकी फुल फॉर्म है। तो ये ऐसी ड्रग्स हैं विच आर यूज्ड, जिनको यूज किया जाता है इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, और ये अपने अंदर स्टेरॉइडल रिंग नहीं रखती है। कहने का मतलब जो एनसेड्स है वो स्टेरॉइडल ड्रग्स नहीं है। ठीक है, ना ही उनके केमिकल स्ट्रक्चर में उनका कोई स्टेरॉइडल स्ट्रक्चर नहीं है एनसेड्स। अब क्या पूछा गया है? एनसेड्स का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन एनसेड्स का या फिर एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का एक ही बात है। तो फर्स्ट क्लास है सैलिसाइलेट्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। एग्जाम्पल है एस्पिरिन, बहुत कॉमन है, हम बहुत खाते हैं। ठीक है, इंसान हम लोग सोडियम सैलिसाइलेट। ठीक है, दूसरा है पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव, जिसके अंदर ड्रग आती है पैरासीटामोल है, फिनासिटिन है। थर्ड क्लासिफिकेशन है पायराजोलोन डेरिवेटिव।
एग्जाम्पल की बात करें तो फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन। नेक्स्ट है इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, जिसके अंदर ड्रग आती है इंडोमिथासिन सुलिंडेक, आपने सुना होगा। नेक्स्ट कैटेगरी है फिनाइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, एग्जाम्पल डाइक्लोफिनेक। नेक्स्ट है प्रोपायोनिक एसिड डेरिवेटिव, जिसके अंदर ड्रग आती है आइबुप्रोफेन है, कीटोप्रोफेन है, फेनोप्रोफेन है। नेक्स्ट है फिनामेट, फिनामेट के अंदर ड्रग आती है मेफिनामिक एसिड, फ्लूफिनामिक एसिड। और नेक्स्ट है ऑक्सीकैम, जिसके अंदर ड्रग आती है पिरोक्सीकैम, मिलोक्सीकैम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 12 क्वेश्चन पार्ट सेकंड कंप्लीट होता है। और डी फार्म यूनिवर्सिटी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपको बुक्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो फार्मेसी इंडिया फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है फार्मेसी इंडिया की तरफ से आपके लिए 6 सब्जेक्ट्स की बुक, जो कि आप कॉल करके भी मंगा सकते हैं। इवन तो फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप मंगा सकते हैं। आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर फार्मेसी इंडिया आपको बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर रहा है। इन बुक्स को जाके देखिए, पढ़ाई कीजिए और अपने नंबर को स्कोर कीजिए। और मॉडल पेपर्स भी अवेलेबल हैं सेकेंड ईयर के ही। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। ऑर्डर करने के लिए बैनर पे आप क्लिक भी कर सकते हैं। तो जो भी लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डी फार्म सेकेंड ईयर में है, खास तौर पे उनके लिए मॉडल पेपर्स हैं। फ्लिपकार्ट पे जाके चेक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मॉडल पेपर से क्या होता है, प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस जब होती है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। यहाँ तक हम आपके यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और अगर आपने फार्मेसी इंडिया की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो अब तक डाउनलोड कर लीजिए। व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जॉब से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड या फिर कोई भी अपडेशन होता है एग्जाम रिलेटेड, तो आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम पर ही मिलता है। चलिए, तो यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है और यहाँ पर हमारे 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चैप्टर सेकंड से फिनिश किया है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।